So hello guys, let us begin with lecture number 6 of electrochemistry. In previous lecture we have discussed electrolysis. Electrolysis में कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलना है, वो कैसे डिसाइड होता है, उस पे हमने चर्चा की है प्रीवियस क्लास में, दैट इज लेक्चर नंबर 5 में। कुछ बातें रह गई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट में कुछ स्पेशल केसेस बताए थे, जैसे कि नॉर्मली जब बात किया जाए तो क्लोराइड और OH माइनस या वाटर कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है। अगर हम देखें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखी जाए तो वाटर की कम नेगेटिव है, क्लोराइड की ज्यादा नेगेटिव है। बट स्टिल कौन जाता था डिपॉजिट होने एनोड पर, तो एनोड पे जाता था क्लोराइड, और क्लोराइड जाकर क्लोरीन बना देता था एनोड पे, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर की भी बात की कि मान लो आपका क्लोराइड का ही सॉल्यूशन है बट वो बहुत डाइल्यूट है, तो फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, इतने सारे OH माइनस आयंस वहां पर हैं, तो फिर क्लोराइड का जो ईल्ड है वो काफी कम मिलेगा गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पे। गिवन टाइम तक अगर आप एक इंटरवल में मेजर कर रहे हो, क्लोराइड कम मिलेगा, OH माइनस ज्यादा मिलेगा, तो हम मानेंगे कि OH माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। एक ये केस बताए थे, एक केस और बताए थे, क्या कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर है और आप बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है और साथ ही साथ में आप हाई करंट डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। हाई करंट डेंसिटी ये मेक श्योर करेगी कि सल्फेट आयन जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी नेगेटिव होती है। और इसमें यह भी एक बात आपको मैंने बताया था कि इसमें हो सकता है साइड रिएक्शन भी चल रहा हो, थोड़ा बहुत वाटर जो है वो भी जाएगा, जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, साइड रिएक्शन भी चल रहा हो, थोड़ा बहुत जो वाटर है वो भी जाएगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन गैस भी मिल सकती है, संभव है। बट मेजर अमाउंट में आपको सल्फेट ऑक्सीडाइज होता हुआ मिलेगा, बिकॉज आप हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो और हाई करंट डेंसिटी यूज कर रहे हो। ऐसे ही आज हम एक दो केसेस और पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम इसका जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है कि कितने करंट देने से कितना डिपोजिशन होगा, कुछ इस तरह की बातें करेंगे, जिसको फैराडेज लॉ भी आप बोल सकते हो। एंड उसके बाद अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये दो चार क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या है, कैसा है। तो इसके साथ हमारी इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाएगी, है ना। फिर पार्ट 3 बचेगा, 3 लेक्चर्स, तो उसके मान लो रफली आप, तो लगभग 9-10 लेक्चर्स चलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत मजेदार तरीके से आपकी हो जाएगी। तो चलो देखो, अभी मैं नेक्स्ट केस एक लेता हूं, उसी में आगे ऐड करना कि सोडियम एमलगम। अभी थोड़े मैं इलेक्ट्रोड्स को चेंज करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को चेंज करता हूं। तो आप सोडियम अमलगम से स्टार्ट ना करके मैं अगर ये बोलूं कि आप एक्वस NaCl की ही इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, एक्वस NaCl की ही इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, बट इस समय आप जो इलेक्ट्रोड है वो मर्क्यूरी की लो। अगर मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि आपने हो सकता है पढ़ा भी हो, दैट इज इन कास्नर केल्नर सेल, एस ब्लॉक केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा हो कास्नर केल्नर सेल, ठीक है। तो जब इस सेल की बात होती है वहां कुछ ऐसा ही सेटअप होता है। तो देखो बेटा, यहां पे जब हम बात करें कैथोड की, तो नॉर्मली तो कैथोड में कौन जाता है, कैथोड में जाता है H+। सर Na+ के सामने कहाँ H+ को कोई रोक पाएगा, H+ ही जाने वाला है ना। जीरो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाली, और Na+ की तो काफी नेगेटिव है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, सर H+ ही जाएगा। क्या फर्क पड़ता है आपके इलेक्ट्रोड से, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन आपने देखा होगा, ये बात जरूर देखी होगी आपने, कि Na+ जाकर NaHg कुछ इस तरह का बनता है। दिस इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। आपने देखा होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो वहां ऐसा दिया रहता है। लेकिन ये तो एक्वस NaCl है, और एक्वस NaCl है तो उसमें तो H+ होना चाहिए, या वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल बोलना है तो वो बोल लो, वो होना चाहिए। लेकिन हो तो Na+ का रहा है। हाँ, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। आप अगर देखें कि ये जो सोडियम और Hg है ना, ये एक अमलगम बनाया है। तो ड्यूरिंग अमलगम मतलब एक तरह का अलॉय है। तो ये अमलगमेशन के समय जब ये अमलगम बन रहा है, उस समय भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा H नेगेटिव वाला प्रोसेस है, तो डेल्टा G भी नेगेटिव वाला प्रोसेस है। तो अगर हम सोचें तो E डिग्री जो है ना, E डिग्री जो है इसकी, वो पॉजिटिव हो जाती होगी। E डिग्री पॉजिटिव हो जाती होगी, E डिग्री इसकी मोर फेवरेबल हो जाती होगी एज कंपेयर टू H+ के जाने से। तो सब कुछ यहाँ पे इसी वजह से हो रहा है। अगर ये अमलगम बना रहा है तो ड्यूरिंग अमलगमेशन heat is released which makes the process more feasible, ज्यादा feasible बना देता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा कोई घुमा फिरा के बातें नहीं हो रही है। तो इसलिए ये रिएक्शन आपके पास होता है। और एनोड पे वही रिएक्शन है, एनोड पे कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पे सिमिलर जो आप पहले कर रहे होते थे, क्लोराइड को ले जाइए और क्लोराइड का क्लोरीन गैस निकाल दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन यहाँ ये बनता है, फिर इसमें पानी डाला जाता है, सोडियम अमलगम में पानी डालते हैं तो फिर NaOH बन जाता है। इस तरह से कैसनर-केल्नर सेल में NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन भी की जाती है, अच्छा खासा यील्ड भी आ जाता है। अभी हमें वो कॉस्टिक सोडा प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। एक और केस, बढ़िया केस बताता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप बस नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब चीज यहीं कवर करके बता दी जा रही है आपको। तो देखो बेटा, अगला एक केस देखता हूँ, नंबर देख लेना, नंबर नहीं याद है मुझे कौन सा नंबर है। तो अगला जो केस है वो है बेटा, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट इनर्ट, तब क्या किया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट इनर्ट, तो आपने एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो आपने पढ़ी जरूर होगी, इवन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अभी तक जो हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोड्स जो थे ना, वो इनर्ट थे। वो इलेक्ट्रोड्स इनर्ट थे, मतलब प्लैटिनम का था, कभी कार्बन का है, तो जनरली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ इस तरह का था। बट अभी हम ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स कंपैरेबल होंगी, तो उन्हें भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या यार ये वाला रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, अरे यार ये इलेक्ट्रोड तो नहीं पार्टिसिपेट कर लेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज करो वही आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला सेटअप ले लो। तो ये कुछ मैं ऐसा सेटअप ले रहा हूँ, मेरे पास ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कॉपर का एनोड है, और ये मेरे पास एक थिक स्ट्रिप है कॉपर के कैथोड की। तो दिस इज कॉपर एनोड, दिस इज कॉपर कैथोड, एंड ये मैंने जोड़ा, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस। दिस इज कॉपर का एंड दिस इज कॉपर। अभी या फिर आप ऐसा ले लो, आप रिफाइनिंग ही करके बता देते हैं, चलो ठीक है, रिफाइनिंग ही बता देते हैं। ऑल्दो रिफाइनिंग बताना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं,
रिफाइनिंग बताना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। ये लो, ये एनोड ले लो और एक थिन स्ट्रिप ले लो आप कैथोड में, ठीक है, वो रिफाइनिंग में जैसे करते हैं। अभी ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, और सॉल्यूशन में भी कॉपर +2 और सल्फेट आयन है, और ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी मौजूद है सॉल्यूशन। अब आप क्या करते हो कि एनोड पे क्या रिएक्शन कराते हो, ऐसे ही पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज है सर, इम्प्योरिटीज है और कॉपर के भी एटम्स है, कॉपर के भी एटम्स है और इम्प्योरिटीज भी है, तो कॉपर का एटम बाहर आ जाता है, इम्प्योरिटी वही रह जाती है, या फिर वो नीचे एनोड मड वड के फॉर्म में आ जाती है। ये सब बातें आपने पढ़ी है, बट क्या आपको ये कभी लगा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में यार वाटर जाया करता था, या सॉल्यूशन से आयंस अभी तक तो आया करते थे, यहाँ तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है, यहाँ तो ये यहाँ से इधर जा रहा है, फिर वो उधर से उधर जा रहा है, तो ये कुछ बात हजम नहीं होती एक बार में कि ऐसा ही क्यों हुआ? क्या ये कोई एक्सेप्शनल केस है जिसे हमें याद रखना होता है? नहीं, एक्सेप्शनल केस नहीं है, फंडामेंटल यहाँ भी वही है जो अभी तक था, कुछ नया नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। लेट्स हैव अ लुक। सपोज करो मैं एनोड की बात करूं, तो विच आर द रिएक्शन आई विल लुक फॉर? मैं यही देखूंगा ना यार कि ऑक्सीडेशन क्या क्या हो सकता है, what are the possible oxidation reactions that may occur, because anode stands for the electrode where oxidation occurs, where electrons का loss हो रहा होता है। तो एक तो मैं बोल सकता हूं सर पानी आके ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी आपको आइडिया है, -0.83 वगैरह जो भी है ना, लगभग ये वैल्यू थी। फिर आप बोल सकते हो सर सल्फेट भी आके ऑक्सीडाइज हो सकता है, सर सल्फेट भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, अब इसकी भी आपको ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल के बारे में तो अंदाजा है ही, कितनी नेगेटिव होती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है सर कॉपर खुद ही एक इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर +2 में, तो ये तीनों चीजें हो सकती है। मैं बोलूंगा हाँ तीनों हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में होगा वही जिसकी फिजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फिजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी ई डिग्री सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी या फिर लेस नेगेटिव होगी, अगर बाकी सब नेगेटिव है तो बेटा ई डिग्री ऑफ कॉपर +2 क्या होता है, तो ये होता है -0.34 वोल्ट। ये तो काफी नेगेटिव है, ये भी काफी नेगेटिव है, पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। तो कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा फीजिबल है? जी हाँ, जो रिएक्शन सबसे ज्यादा फीजिबल है वो यही है कि कॉपर जाए और कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो जाए, कॉपर जाए और कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो जाए, दिस इज द मोस्ट फीजिबल रिएक्शन। एंड व्हाट एट कैथोड? अब देखो कैथोड में तो कोई डाउट ही नहीं बचता, क्योंकि कैथोड में 3 ऑप्शंस फिर से आपको दिख रहे हो, 3 नहीं 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं इस बार। H2O है, ये जाके रिड्यूस हो सकता है और हमने देखा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव होती है। दूसरा है कि कॉपर +2 का आयन ही कॉपर बन जाए, और अगर आप इसको देखोगे तो आप पाओगे इसकी ई डिग्री तो पॉजिटिव है। तो इस रिएक्शन को कौन रोक पाएगा? ये तो एक काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन को कौन रोक पाया है? तो जी हाँ, कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनोड पे भी यही रिएक्शन, कैथोड पे भी यही रिएक्शन। तो क्या सर जब भी इलेक्ट्रोड होगा तो वही पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। कब पार्टिसिपेट करेगा? जब उसका रिएक्शन ज्यादा फिजिबल। तो अल्टीमेटली आपको रूट समझ में आ ही गया होगा कि क्या देखना होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हर तरह के केस, हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे द क्वांटिटेटिव पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज Faraday's law of electrolysis. So now let's talk about Faraday's law. तो देखो, इस लॉ की स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये लॉ एक्चुअली वर्क कैसे करता है और ये क्या है।
तो पहला पॉइंट कि ये बताता क्या है, ये बताता यही है कि कितना चार्ज दोगे। चार्ज क्यों देंगे सर? अबे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, चार्ज ही तो दे रहे हो ना इनडायरेक्टली। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आप कितना चार्ज दोगे कि 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे, कैथोड पे, जहां भी है। सर ये तो बहुत भयंकर बात लग रही है सर, मतलब चार्ज के साथ साथ हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। अभी तक तो हम सिर्फ यही कर रहे थे कि कौन डिपॉजिट होगा, उसमें इतना माथा पच्ची हो गया। तो क्या सर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने चार्ज देने से उसका कितना मास डिपॉजिट होगा? क्या ये भी बताना पड़ेगा? जी हाँ, ये भी बताना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है। ठीक है, और ये बताना बहुत आसान है। टफ पोर्शन यही था जिसमें हमें पता करना होता है कि कौन कब कहाँ जाएगा, स्पेशली द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। वो वाला पोर्शन अगर नहीं समझ आया होगा फिर से देखना, बहुत मजा आएगा अगर समझ आएगा आपको तो। ठीक है, चल, तो फेरेडेज लॉ क्या बोल रहा है? देखो, मानो बेटा एक रिएक्शन तुमने कराया, जैसे अभी मैंने यहां पर ये रिएक्शन किया। अब आपको बस इतनी बात ध्यान रखो कि ये लॉ अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बस आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जैसे आप देखते थे ना, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आपको चेक करना है, दैट्स इट। आपको इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। सो देखो यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट होता है। यही बोल रही है स्टोइकियोमेट्री। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देते हो तो 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट होता है, बस इतना ही बात करना है। तो इसका मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? तो आसान है सर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज, अप्रॉक्स इतना चार्ज। अच्छा सर, ये नंबर कहां से आया? ये एक्चुअली में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ओवर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का वो चार्ज है, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय 6.022 into 10 raised to the power 23 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. This is total 1 mole and this is charge over 1 electron, and this product is approximately 96500 कूलम। ये approximately 96500 कूलम होता है। ठीक है, तो इस एंगल से हम यहां पर लिख रहे हैं 2 इंटू 96500 कूलम अगर आप देते हो तो इसका 1 मोल दैट इज 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। इट इज एज सिंपल। ओके, फिर चलो, फिर स्टोइकियोमेट्री लीड करना है। एक और रिलेशन, जैसे आप लेते हो ये देखो, OH माइनस 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पास कराते हो तब 1 मोल क्या मिलेगा? तब 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा, 2 मोल वाटर का प्रोड्यूस होगा, कुछ ऐसा, अगर OH माइनस के रिएक्शन को आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो बस यही बात है बेटा, इसी तरह से आपको इसको पढ़ना है। अब चलो कुछ लॉ बना देते हैं या रूल बना देते हैं। तो रूल ऐसा है कि सपोज देयर इज अ रिएक्शन A प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स A। तो यहां पर पैसेज ऑफ, जैसे कि इफ N इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन a reaction, then passage of n farad charge produces 1 mole of
द सब्सटेंस, हमेशा ऐसा नहीं कि 1 मोल ना, स्टोइकियोमेट्री भी रिएक्शन में 1 होनी चाहिए, गिवन इट्स स्टोइकियोमेट्री इज 1 इन द रिएक्शन, तो रिएक्शन में उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, ये भी बात पता होनी चाहिए, गिवन होना चाहिए। जैसे यहां पर देखें, कोई ये रिएक्शन लिख के बोल दिया बताओ वाटर कितना बना, तो हाँ 4F चार्ज अगर आप दोगे तो वाटर 2 मोल बन रहा है, ठीक है, वाटर 2 मोल बन रहा है। तो सर ये क्या लिखे हो सर, F का क्या मतलब है, ये F का क्या मतलब है, F मतलब वही है बेटा 96500, ठीक है, 1F का मतलब 96500 कूलम, 96500 कूलम, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे, 1 फैराडे या फैरड बोल दो सिंपली, तो ये हुआ 1 फैरड। अच्छा तो सर हो गया, बस यही था लॉ, क्या और भी कुछ है? देखो बोलने को तो यही है बस लॉ, अब इसी में कुछ कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिख दो। मैं आपको सजेस्ट फिर से करूंगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो, सो ट्राई टू सॉल्व बाय सिंपली यूजिंग द रूट कंसेप्ट, बाय सिंपली यूजिंग दिस यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट, इसी से आप करें। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप थोड़ा सा और सहज फील करेंगे। चलिए तो अब लॉ में लिख देता हूँ। तो 2 लॉज हैं, तो लॉ ये बोल रहा है, पहला लॉ ये बोल रहा है, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन and hence the mass of the substance deposited, amount of chemical reaction and hence the mass of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte solution। सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है, सीधी सी बात है। तो फिर एक और इसी में पॉइंट ऐड करता हूं, तो ये क्या बना इस लॉ के बाद, मैथमेटिकल पॉइंट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज द वेट डिपॉजिटेड, यहां पे W क्या है, वेट डिपॉजिटेड, एंड Q क्या है, तो Q है चार्ज गिवन, चार्ज गिवन। अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ लगा लेते हैं, Z इंटू आई इंटू टी बोल देते हैं। कोई ये सब फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आई इंटू टी बोल देते हैं। और इस Z को कह दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड किया जा सकता है या कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो ये Z जो है देखो वो W के बराबर है, वही टपोरी तरीका जिससे आप डेफिनेशंस बनाते हो, ज्यादातर फिजिक्स में डेफिनेशन आप इसी तरह से बनाते हो, वैसी बना दो कि Z क्या है, Z इट इज द मास, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated when current of, क्या होना चाहिए करंट, तो आप तो माहिर हैं इस चीज में, when current of 1 ampere is passed for 1 second। तो अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, दोनों अगर 1 1 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो Z है वो W के बराबर है। और W क्या है, W इज द मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये लॉ आया, इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आपको बता दिए क्या है। चलो एक आध पॉइंट और इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, समझते जाना, एक आध पॉइंट और ऐड करता हूँ। ऐसा भी लिखा रहता है कि अगर n फैरड चार्ज पास कराया आपने, इफ इतना चार्ज
इज पास्ड, तो इतना चार्ज पास कराया तो n इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ होगा, विल बी डिपॉजिटेड। तो विल बी डिपॉजिटेड, अगर n चार्ज पास कराया है n फेरेड तो n इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, चलो कॉपर की लेता हूं, तो कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कॉपर, ये लाइन समझा रहा हूं बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो मोल कॉन्सेप्ट से देखो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, या फिर मैं बोलूं 2 फेरेड चार्ज से, 2 फेरेड चार्ज से ये एक मोल कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा सर, 1 मोल मतलब कितना इक्विवेलेंट? तो n फैक्टर क्या है यहाँ पे कॉपर का, इसका n फैक्टर है 2। अब इसका n फैक्टर 2 है तो 1 मोल इंटू 2, तो ये बना तुम्हारा इक्विवेलेंट, ये बना इक्विवेलेंट। और देखिए इस तरह से ये जो ऊपर वाली लाइन है वो जस्टिफाई होती हुई कि अगर 2f चार्ज प्रोवाइड करोगे तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट होता हुआ पाओगे, सो दिस इज द केस जहां हम नॉर्मल सी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर एक और लॉ है सर, उसे भी लिखा दो। क्या लॉ है? आसान है, देखो। अब लॉ नंबर 2 क्या बोलता है, मैं एक बार बोल देता हूं, आप सुन लो, लिखना होगा, लिख लेना, कोई खास जरूरत नहीं। When same quantity of electricity is passed through the solutions of different electrolytes connected in series, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सभी सीरीज में कनेक्टेड है, और उनमें सब में सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास किया गया, तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो ठीक है सर, इसमें कोई बहुत खास बात तो है नहीं, वो तो यहीं से दिख रहा है सर कि आपने 2f चार्ज पास कराया तो 2 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है। तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे 2f चार्ज दिया है तो 2 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट। तो 2 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है, आपने 2f चार्ज पास कराया है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो वेट डिपॉजिट होगा वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, या फिर प्रोपोर्शनल होगा, बोलने का मतलब है। तो जैसे कि इसको मैं हिंट से समझाता हूँ, कोई बहुत नई चीज नहीं है बेटा, यूज यही करना है आपको, सिर्फ यही यूज करना है, नॉर्मल सी ये स्टोइकियोमेट्री रीड करनी है, और थोड़ा मोड़ा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी पता है, अगर डेफिनेशंस भी पता है तो आप बहुत अच्छे से खेल जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीरीज में कनेक्टेड है, 2-3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए और दोनों को बाहर से सेम पोटेंशियल वगैरह दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्ट, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। सीरीज में मैंने बस कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह से जोड़ दीजिए, और यहाँ पे बाहर एक एक्सटर्नल सोर्स रखिए करंट का, यहाँ एक एक्सटर्नल सोर्स रखिए करंट का, और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे दोनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, दोनों इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, सपोज करो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सपोज करो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो मैं कहूंगा कि वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इक्वल टू एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट, इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट।
सिमिलरली डिवाइडेड बाय, मैं यहां पर बोलूंगा वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू सिल्वर का वेट। कौन वाला वेट? इक्विवेलेंट वेट। तो ये भी लॉ यही कह रहा है, जो कि आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से भी बहुत आसानी से पता कर सकते थे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखें कुछ क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले कुछ आसान थोड़े बहुत क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। ऑल्दो इस टॉपिक से आपको आसान क्वेश्चन ही ज़्यादातर मिलेंगे, बट फिर भी क्वेश्चंस थोड़े बनाना ज़रूरी है, तभी आपको थोड़ा अप्रोच समझ में आएगा। रियल एडवांस सीरीज में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे, इसी टॉपिक पर कुछ बहुत ही धांसू सवाल है, उनको आप करोगे, मजा आएगा आपको। लेकिन पहले कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं। देखो अप्रोच कैसे किया जाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। I'll just give you a hint to solve, then you have to solve it by yourself। और ये PDF आप सभी के पास होगा, ठीक है, या फिर नहीं भी होगा तो आप इससे बस एक आइडिया लेकर अपनी कोचिंग मॉड्यूल बना सकते हैं, या जो भी सोर्स आपको पसंद है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन काम के होने चाहिए, वो कोर्स या फिर वो जो सोर्स है वो जेई रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, जेई रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, बाकी सब जगह आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ, जहाँ ओरिजिनल्स मिलते हैं वो बात अलग है, और वो हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी बात अलग है। तो चलो देखो पहले यहाँ पे देखते हैं। सो 250 ml का सैंपल है, फील भी करना है क्या हो रहा है वहां पे। क्रोमियम +3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद अ करंट ऑफ दिस मच, इफ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज दिस, द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो बेटा क्या हो रहा है, हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो एक्चुअली में आपके पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन था किसका? क्रोमियम +3 का। अब कुछ मोल्स रहे होंगे, 250 ml का सॉल्यूशन है, इंटू 1/4 करो तो मोल्स मिल जाएंगे आपको किसके? क्रोमियम +3 के। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमने देखा कि उसके मोल्स जो है वो हाफ हो गए हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन भी हाफ हो गई है। तो मोल्स हाफ हो गए हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है तो उस दौरान वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं आया है। तो 250 ml ही रह गया होगा। तो ठीक है, क्रोमियम +3 के मोल्स आधे हो गए हैं। तो कितना समय तक हमने ये प्रोसेस को कराया होगा? तो बेटा देखो, Cr+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cr। तो अगर हम 3 फैरड चार्ज देते हैं, बिल्कुल स्टोइकोमेट्री यूनिटरी मेथड, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई लॉ वॉ के फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। 3 फैरड चार्ज देते हैं तो हमको 1 मोल मिलता है क्रोमियम का, हमें 1 मोल मिलता है क्रोमियम का। अब आप यहां देख लेना कि कितने मोल आपको मिले हैं, कितने मोल मिले हैं वो आप देख लीजिए। कितने थे? देखो जैसे 0.2/4 इतने मोल्स पहले थे, दैट इज जो भी होगा यहाँ पे नंबर आएगा। फिर इसी का फिर फाइनली आपको कितने मोल्स बचे हैं? फाइनली 0.1/4 इतने मोल्स बचे हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कितने मोल्स डिपॉजिट हुए हैं। यस सर, ये पता लगा सकते हैं। तो इतने मोल के लिए अगर इतनी चार्ज देनी पड़ी है, तो इतने मोल के लिए जितना मोल डिपॉजिट हुआ होगा जो आपको पता है, इतने मोल के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा ये भी पता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड वो भी पता है। और अब आपको अगर चार्ज पता है तो चार्ज तो करंट इनटू टाइम होती है बेटा, तो आई भी पता है, चार्ज भी पता है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल हाउ यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा और बेहतर कुछ इससे आ सकता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत और बेहतर हो सकता है। देखो थोड़ा गैशियस वगैरह रिएक्शन एक आध कंसिडर करके देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 35।
So in electrolysis of aqueous NaCl, what volume of chlorine is produced in the time that it takes to liberate 5 liter of hydrogen? Assume that both gases are measured at STP. बढ़िया बात है, आसान है ये भी। देखो, आप जब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो तो जितना चार्ज आप एनोड पे दे रहे हो उतना ही चार्ज कैथोड पे मिलता है। ये बात तो एकदम माननी ही पड़ेगी आपको। आप सेल को देखो, एक कंप्लीट सर्किट है, जितना चार्ज एनोड पे उतना चार्ज कैथोड पे मिलता है। वाह। तो अब देखो, बहुत तरीके हो सकते हैं इसको करने के। 5 लीटर हाइड्रोजन मिला है, वाह, और एसटीपी पे मेजर किया गया है। चलो मान लो H प्लस से H2 मिला, क्योंकि रिएक्शन तो अल्टीमेटली यही रहता है। तो ये 2 और ये 2, और अगर मैं एनोड पे क्लोरीन निकालने की बात करूं तो क्लोराइड गिव्स क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, गेम तो दोनों तरफ वही लग रहा है। गेम तो दोनों तरफ वही है, क्या कि 2 फेरड चार्ज से 1 मोल हाइड्रोजन का आएगा, ठीक है। और यहां भी वही बात है कि 2 फेरड चार्ज पास करने पर 1 मोल क्लोरीन का आएगा। तो क्या दोनों की रिक्वायरमेंट बराबर की नहीं है? जी हां, बराबर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हाइड्रोजन 5 लीटर इवॉल्व हुआ है तो कुछ मोल्स हुआ होगा, 5 लीटर के रिस्पेक्ट में कुछ मोल्स हुआ होगा। कितने मोल्स? 5/22.4 मोल्स, इतने हुआ होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो मुझे ये बताओ, तो क्लोरीन का कितना वॉल्यूम मिला होगा? Assuming kinetics of both reaction to be same, because we cannot comment on that. So क्लोरीन भी थर्मोडायनेमिकली 5 लीटर ही मिलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लोरीन भी 5 लीटर ही मिलेगा। So these are some of the problems, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। These are मेंस लेवल प्रॉब्लम्स। चलिए एक आक और। अभी मैं तो करा क्यों रहे सर इसको? इसलिए करा रहे, थोड़ा सा अभी टॉपिक मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा पहली बार पढ़ रहा है। पहली बार जब भी बच्चा पढ़ता है तो उसको थोड़े बहुत अप्रोच सिखाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ copper sulfate solution, how many grams of copper are plated on the cathode in the time it takes to liberate this much oxygen measured at this much at anode? अच्छी बात है। whenever you talk about copper sulfate की electrolysis, तो एनोड पर तो ये बात पक्की है बेटा, एनोड पर क्या हो रहा होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन। रिएक्शन लिखने के लिए आप 4OH माइनस भी लिख सकते हैं, 2 वाटर प्लस O2। ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछले लेक्चर में सिखाई है। तो यहां पर बेटा ये देखो कि 4F चार्ज अगर आप पास कराते हो तब जाकर आपको 1 मोल मिलता है ऑक्सीजन का। 4F चार्ज पास कराते हो तो 1 मोल मिलता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का 5.6 लीटर आपको मिला है। 5.6 लीटर मतलब सर 1/4 मोल्स कुछ मिला है ना? 1/4 मोल्स आपको मिला है। तो अगर 1/4 मोल्स इसका मिला है तो क्या आपने 1 फैरेड चार्ज पास नहीं कराई है? ऑब्वियसली सर 1 फैरेड चार्ज पास कराई है। तो कितने ग्राम कॉपर के प्लेट हुए होंगे? तो अगर आप कैथोड को देखोगे तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो 2F चार्ज से 1 मोल मिलता है, 2F चार्ज से 1 मोल मिलता है। यहां तो हमने 1F चार्ज पास कराई है, क्योंकि ऑक्सीजन जो निकला है वही हमें बता रहा है कि 1F चार्ज पास कराई है। तो 1F चार्ज से बेटा हाफ मोल मिला होगा कॉपर का। कॉपर का हाफ मोल मिला होगा। कॉपर का वेट 63 पॉइंट समथिंग रहता है, तो हाफ मोल 31.75 के आसपास होगा। तो these are some of the problems। चलो थोड़ा सा ना लेवल 2 के प्रॉब्लम देखते हैं, शायद वहां कुछ एक आध क्वेश्चन और देख सकें हम इसके, है ना।
Let's have a look at those problems. Just to give you an idea that how to solve problems based on electrolysis. और इसमें आप देख रहे हो मैं कहीं भी कोई फॉर्मूला या फैराडे लॉ का यूज नहीं कर रहा हूं कि मुझे बार बार उस स्टेटमेंट को बोलना पड़ रहा हो सॉल्व करने के लिए, है ना, वो नहीं करना पड़ रहा है। तो जस्ट आपको भी यही करना है, आपको कोई स्टेटमेंट बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैंने रियल एडवांस सीरीज में भी कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 वहां पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये तो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लेना, खुद से बन जाएंगे वो सब। अभी मैं थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस के खोज रहा हूँ, कुछ मिले मुझे। चलो ये मुझे मिला कुछ, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 3 electrolytic cell each containing NaCl, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series combination during electrolysis. 21.6 gram of silver deposits at cathode. Which is the incorrect statement? Very simple, it's very simple, है ना, क्योंकि सिल्वर का इतने ग्राम डिपॉजिट हुआ तो सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और NaCl में आपका 1 मोलर ईच ऑफ NaCl दिस ऐसी बात हो रही है। तो बताना क्या है, सिल्वर डिपॉजिट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, सिल्वर डिपॉजिट्स एट दिस। अब इधर पे क्या बताना है, कॉपर की कंपैरिजन करनी है, फिर सेल एक्स में जो कि क्लोरीन है निकलेगा आपका एनोड पे, उसकी कंपैरिजन करनी है, और सेल वाई पे, सेल वाई में जो आपका एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा वाटर की हाइड्रोलिसिस सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस से, उसको देखना है, और इधर आपका जो कैथोड में H2 निकलेगा उसको देखना है। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हमने वो पीछे क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और कुछ नहीं। उसी क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को मिला दिया है और एक बना दिया है। आई होप आप कर लेंगे आराम से। फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास इतने ग्राम सिल्वर मिला है तो क्या आप ये पता लगा लेंगे कि चार्ज कितनी पास कराई गई है? बहुत इजीली लगा लेंगे सर, क्योंकि Ag प्लस से Ag मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो 1 फेरड अगर चार्ज हम देते तो 1 मोल सिल्वर का डिपॉजिट होता। 1 मोल लगभग 108 ग्राम होता है, लेकिन यहां तो सर 21 ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो 21.6 डिवाइडेड बाई 108, इतने मोल्स यहां डिपॉजिट हुए हैं। तो इतने मोल्स अगर डिपॉजिट हुए तो इतना ही फेरड चार्ज आपने पास किया है। तो ये लो, अब बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इतना ही फेरड चार्ज आपने पास किया है। बस अब आप बाकियों का जानते हैं कि क्लोरीन के लिए 2 फेरड चाहिए 1 मोल के लिए, तो आप देख लो कि इतने फेरड से कितने मोल मिलेंगे, फिर एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि 4 फेरड दे रहे थे हम, तब जाके 1 मोल मिल रहा था, वहां से वो चेक कर लो, एंड यस इट इज डन, इजी है। चलिए एक आंक और देखें क्या। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। 27th देख लेते हैं। What does it says? It says that during electrolysis of H2SO4 aqueous with high charge density, H2S2O8 formed as byproduct. In such electrolysis, this much hydrogen and this much oxygen is liberated. The moles of H2S2O8 formed is, ठीक क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली बेटर क्वेश्चन है। चलो इसकी थोड़ी इस पे चर्चा की जा सकती है। बेटा देखो हो क्या रहा है कि आपने H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई और चार्ज डेंसिटी हाई रखा है, मतलब ये जो सल्फेट वाला ऑक्सीडेशन है ना, S2O8 2-, मैंने बताया था आपको कि इसके लिए
इसके लिए आपको चार्ज डेंसिटी हाई चाहिए क्योंकि बहुत ही लेस फीजिबल है ये रिएक्शन, तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी हाई चाहिए। तो हमने यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी भी रखी है थर्मोडायनेमिकली, हमने चार्ज डेंसिटी बराबर प्रोवाइड की है। तो वैसे तो अपने पास एक्वस मीडियम है तो वाटर की ऑक्सीडेशन ज्यादा फेवरेबल है, बट सल्फेट भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी जीरो नहीं है। तो बस उसी लिए आपको ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अच्छा, तो क्या करें सर, इसमें क्या करें, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो, कैथोड में जो पूरा चार्ज है वो चार्ज सिर्फ हाइड्रोजन इवॉल्व करने का काम कर रहा है, ठीक है। बट यहां जो है उतना ही चार्ज है, वो हम पता लगा लेंगे कितना चार्ज है क्योंकि हमें हाइड्रोजन का अमाउंट पता है। यहां उतना ही चार्ज है, बट वो चार्ज ऑक्सीजन भी निकाल रहा है, लेकिन कंप्लीटली वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं निकाल पा रहा है, थोड़ा बहुत सल्फेट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसमें भी वो चार्ज लॉस हो रहा होगा उस चार्ज का। तो हमें बताना है कि बताओ H2H2O8 कितना बना होगा, कितने मोल्स बना होगा, निकाल लेते हैं, चलो एक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना आया बेटा, अपने को पता है ना हाइड्रोजन का रिएक्शन, तो 2 फैरेड चार्ज से 1 मोल आता हाइड्रोजन का, और सिंस हमारे पास 22.4 लीटर सी आ रहा है, एसटीपी कंडीशंस हम मान के चले, लिखा नहीं है शायद कहीं, बट हाँ ठीक है, नहीं लिखा है, मान के चलो उसको एसटीपी मानो। तो एसटीपी कंडीशंस अगर मान के चले तो 22.4 लीटर्स मतलब 1 मोल हमें मिल रहा है हाइड्रोजन का। 1 mole of hydrogen is formed, and if you have 1 mole of hydrogen getting formed, that means आपने 2F चार्ज पास किया है, आपने 2F चार्ज पास किया है, इतना ही चार्ज एनोड को भी मिला होगा। अब उसमें से मेजर तौर पे ऑक्सीजन आया है, तो चलो देखो ऑक्सीजन ने कितनी चार्ज खाई है, ऑक्सीजन ने कितनी चार्ज खाई है, तो ऑक्सीजन ने 8.4 लीटर्स ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है। ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या था सर, कहां से निकलेगा, हाँ पता है आपको, 4F चार्ज से 1 मोल ऑक्सीजन का निकलता है 8.4 लीटर्स, दैट इज 8.4 बाय 22.4, कुछ इतना अमाउंट है ना, 8.4 अपॉन 22.4 लीटर्स, सॉरी इतने मोल्स हो गए। तो अगर इतने मोल्स हैं तो आपको देखना होगा कि इतने मोल के लिए कितना चार्ज लगेगा, इतने मोल के लिए कितना चार्ज लगेगा। सो फॉर 1 मोल जस्ट यूज सिंपल यूनिटरी मेथड, फॉर 1 मोल 4F चार्ज, सो फॉर दिस मच मोल्स 8.4 22.4 तो इनटू 4F इतना चार्ज, अग्रीड। अब देखो ये कितना हो रहा है, ये 32 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है, ये देख के समझ में आ रहा है, दिस इज कुछ ये हो रहा है आपका 33 पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस राइट हियर, इट इज कुछ 33.6 अपॉन 22.4 फैरड आ रहा है, कुछ 33.6 अपॉन 22.4 फैरड के आसपास आ रहा है, और ये लगभग आप देखो तो 1.6 1.7 कुछ मोल्स है, या फिर फैरड है बोला जाए तो, है ना, कुछ 1.6 1.7 फैरड के आसपास ये कुछ वैल्यू समझ में आ रही है। तो सपोज करो ये 1.7 आई, ठीक है, सपोज करो 1.7 फैरड ये आई, तब जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है, अरे 2 फैरड आपने दिया था, बचा हुआ दिख रहा है 0.3 0.4 जो भी है, 0.3 फैरड आपके पास बचा हुआ है, तो बस यहां देख लो, इसके लिए 2 फैरड देने पर 1 मोल मिलता है, 2 फैरड देने पर 1 मोल इसका मिलता है, तो पॉइंट सपोज करो 0.4 फैरड अगर होगा तो कितना मिल रहा होगा, 0.4 फैरड होगा तो 1/2 इंटू 0.4, कुछ इतने मोल मिल रहे हैं,
यही अगर 0.5 फैरेड होगा तो इंटू 0.5, जो भी है यहाँ पे जस्ट यूजिंग द यूनिटरी मेथड, और इसके हिसाब से हमने ये चारों में से एक ऑप्शन निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, तो इतना काफ़ी है इलेक्ट्रोलिसिस में। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू इज द कंडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कंडक्शन वाला पार्ट, कंडक्शन या फिर आप इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बोलते हैं, मेटालिक कंडक्शन ये भी बोलते हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर, दिस इज पार्ट 3 of the chapter that we will be doing from lecture number 7 onwards। तो लेक्चर नंबर 7 से हम ये पार्ट करेंगे, और मैं बता दूं दिस पार्ट इज हाईली कॉन्सेप्चुअल, highly conceptual, more of theoretical. You will not get to see too many numericals from this portion, especially in JEE Advanced. You will not see too many calculations from this. हाँ, ऑल्दो मेंस वेंस में इससे बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 4-5 वेरिएबल्स दे दिया है, फिर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वगैरह वगैरह। अब बट इसका जो असली जो क्रक्स है वो इसके कॉन्सेप्ट में है, इसके डेफिनेशंस में है, और इन टर्म्स को लेके जो अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है उसमें है। क्या है ये टर्म्स? जी हाँ, वही सब, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वगैरह वगैरह, कोलराउश लॉ। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमने पढ़ना है इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट विल बी इन लेक्चर नंबर 7। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अब आप जो भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास जो भी अभी सोर्स है, आप उससे इनके क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। क्वेश्चंस बनाए बिना चीज़ें नहीं ढंग की होती हैं। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, और सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं बेटा, बुक के पीछे, मॉड्यूल के पीछे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। आपको इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसीलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है किसी स्टेप में आप फंस जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं स्टेप वगैरह में फंसे भी, तो आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो आप कॉन्सेप्चुअली अगर साउंड हो तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, और आप भटकेंगे नहीं, आप सही तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर JEE Advanced। थैंक्स फॉर वॉचिंग।